आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। 5 शहर 5 खबर। जी हां, मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर आज हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले बताएंगे कि अब कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए होने वाली मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग के सामने कई अहम मांगे रखी हैं। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे देवास से बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आखिर कैसे फुटपाथ पर लगी एक दुकान पर अपने बाल कटाने पहुंच गए। तीसरी खबर हाटपिपलिया से है, जहां स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। चौथी खबर पन्ना से है, जहां सीमा विवाद के कारण 2 वार्डों के लोग परेशान हैं। और पांचवी और अंतिम खबर खुरई से है, जहां 3 तलाक का मामला सामने आया है। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की सत्ता का भविष्य तय करने वाली 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना को लेकर कांग्रेस किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती, जिसके लिए कांग्रेस लगातार मतगणना के दौरान पक्षपातपूर्ण रवैया से बचने की पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लगातार अधिकारी कर्मचारियों पर सफल मतदान न करने का आरोप लगा रही कांग्रेस ने अब मतगणना में स्पष्ट व्यवस्था बनाने की मांग चुनाव आयोग से की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आयोग को दिए ज्ञापन में चुनाव अधिकारियों के मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के साथ डाक मतपत्र और ईवीएम की सुरक्षा, मतगणना की लाइव रिकॉर्डिंग और परिणाम की घोषणा बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के साथ 5 ईवीएम के मतों का मिलान वीवीपैट से करने का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा और मुकुल वासनिक की ओर से चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया गया है कि मतगणना व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त रखा जाए। जिस तरह मतदान को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई थी, वैसी ही मतगणना को लेकर जारी की जाए। उम्मीदवार को मतगणना के लिए लाई जाने वाली वोटिंग मशीन की जांच करने की अनुमति दी जाए और उसकी संतुष्टि को रिकॉर्ड भी किया जाए। हर मतगणना चक्र के परिणाम का सत्यापित प्रपत्र दिया जाए। पहले ये लोग, ग्वालियर से मुझे खबर आई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काउंटिंग होगी, लोग बैठेंगे और वहाँ टेबल पे नहीं होगी। इसका विरोध ग्वालियर में भी हुआ और हमारे तनखा साहब और दिग्विजय सिंह जी ने किया। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की चुनाव आयोग से दिल्ली, तो ये सामने बात आई है कि वहाँ होगी। दूसरा, बैलेट जो है वो पहले गिने जाएंगे और अधिकारियों के पास भी मोबाइल नहीं रहे, कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं आए कि जो ये सरकार से कम्युनिकेट कर सकें। तो वो निर्णय चुनाव आयोग ने मान लिया है। तो हमने आपको सुनाया कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का क्या कुछ कहना है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। वैभव, जिस तरह से कल से ये पूरा का पूरा मामला मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिला है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी। उन्होंने कहा था कि मतगणना में उन्हें पूरी तरह से अव्यवस्था नजर आती है और इसमें घपलेबाजी भी हो सकती है। उसे लेकर के चुनाव आयोग तक गए थे और अब उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पूरी की पूरी चुनाव आयोग की गाइडलाइन मतदान के दिन जो थी वही मतगणना के दिन भी होनी चाहिए, वैसे ही चाक चौबंद इंतजाम होने चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल विकास, लगातार कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का कि लगातार निर्वाचन आयोग पहुंचते थे और उन्होंने शिकायत की थी मतदान से पहले भी पहुंचे थे। मतदान के बाद जिस तरह से चौड़ा और मामले में गोलीबारी हुई थी, उसके बाद कमलनाथ ने भी कहा था कि फिर से यहाँ पर पोलिंग होनी चाहिए। और अब 2 दिन बाद मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर मतगणना होने जा रही है। उसको लेकर कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल थे, कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कांग्रेस की जो बिंदु थे, कांग्रेस की जो मांगे थी, उसमें चुनाव आयोग तक कराया था, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि हम आपकी जितनी भी मांगे हैं उन पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। कांग्रेस को द्वारा मांग की गई थी कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है, तो यहाँ पर जब मतगणना की जाए तो सभी नॉर्म्स का पूरी तरीके से पालन किया। इस वजह से मैं पीसी शर्मा को जितना पीसी शर्मा डेटा जो बयान दे रहे थे कि मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने की परमिशन किसी को ना मिले और इसके साथ ही लाइव जो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं मतगणना स्थल पर, उसका लाइव कवरेज भी करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो मतगणना हुई है 28 विधानसभा सीटों पर, वहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद रखा जाए, तो प्रशासनिक मशीन का दुरुपयोग ना हो। तो लगातार शिकायतें की जा रही हैं और आज से 2 दिन बाद मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर मतगणना होगी। तो मतगणना को लेकर कांग्रेस ने मांग की है कि बिल्कुल साफ तरीके से मतगणना हो, जिसके आदेश देते हैं कि साफ और सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से मतगणना स्थल पर कोई डिस्ट्रिक्ट ना कर।
जी, वैभव, इसके साथ ही इस बार जो देखने को मिला है, ये उपचुनाव में हमने वो वाकयात देखे हैं जो शायद पिछले कई चुनावों में नहीं देखे और शायद आने वाले कभी चुनावों में देखने को नहीं भी मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों पर लगातार संदेह व्यक्त किया गया, चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, तो कहां तक ये न्याय संगत है? और अब क्या कुछ निर्देश चुनाव आयोग जारी करने वाला है? क्या कुछ होने वाला है मतगणना के दिन, जबकि कांग्रेस पूरा का पूरा संदेह व्यक्त कर चुकी है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो अपनी प्रतिक्रिया दे ही चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी अपनी बात रखी है। विवेक तनखा भी कल ट्वीट के माध्यम से अपनी बात करते हुए नजर आए थे। क्या कहेंगे वैभव? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है हमारे संवाददाता से। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया गया है, तैयारियों की बात की गई है, समीक्षाओं की बात की गई है, व्यवस्थाओं की बात की गई है और लगातार संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है कि मतगणना में गड़बड़ी की आशंका है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कहते हुए नजर आए हैं कि फोन पर प्रतिबंध लगाया जाए, बड़ी स्क्रीन को लेकर के परिणाम प्रदर्शित किए जाएं और इसके अलावा तमाम ऐसी मांगे हैं जो कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग के सामने रखी गई हैं। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अक्सर आपने राजनेताओं को शान शौकत भरी जिंदगी जीते हुए देखा होगा, लेकिन इससे इतर देवास के सांसद ने अनूठी मिसाल पेश की है। बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने रोड किनारे बैठे एक नाई से बाल कटवाकर सादगी का परिचय दिया। उनका वीडियो देवास शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। फुटपाथ पर बनी दीवार पर आईना और कुर्सी लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे इन सैलून वालों के लिए सांसद की इस पहल की सभी तारीफ कर रहे हैं। देवास के इंदिरा गांधी चौराहे पर बने फुटपाथ पर एक सैलून वाले के पास सांसद ने अपनी गाड़ी रुकवाई। सांसद की गाड़ी देख सैलून वाला पहले तो घबरा गया, फिर जब सांसद सोलंकी ने अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी कुर्सी पर बैठकर कटिंग और दाढ़ी बनाने का ऑर्डर दिया तो ये देखकर सैलून वाले का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने सांसद की कटिंग की और दाढ़ी बनाई। बदले में सांसद सोलंकी ने उसे पैसे दिए। जब लोगों ने सांसद से इसका कारण पूछा तो उन्होंने सादगी भरा जवाब दिया। सांसद सोलंकी ने कहा कि उनका मानना है कि इससे छोटे दुकानदारों का न सिर्फ मनोबल बढ़ता है बल्कि उनको खुशी भी मिलती है। रमेश वर्मा जी मेरे ऑफिस के पीछे ही रहते हैं वो, और कई बार उनसे मेरी बात होती थी तो मुझे लगा कि एक दिन इनके यहाँ पर जाके अपने को कटिंग बनवाना चाहिए। आज मेरा थोड़ा कटिंग बनवानी भी थी तो मुझे रमेश वर्मा जी के को मैंने बता दिया था कि मैं कटिंग बनवाने आपके आ रहा हूँ, और वहाँ पर मैं जब कटिंग बनाने गया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उनके चेहरे पर स्माइल आई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां सांसद ने सड़क किनारे खड़े हुए नाई से अपनी दाढ़ी बनवाई है। फिलहाल हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अशोक, जिस तरह से तस्वीरें देखी जाती हैं और बातचीत की जाती है, जिस तरह से सांसद पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों से लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम उनकी खुशी भी देखना चाहते हैं। सादगी भरा ये वाकई पैगाम है, क्या कहेंगे अशोक? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे दोबारा। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सांसद हैं और पहुंचे सड़क किनारे सैलून की दुकान लगाए हुए एक दुकानदार के पास, वहां कटिंग भी कराई, दाढ़ी भी बनवाई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे मामलों से जनप्रतिनिधि जिन्हें वीआईपी की संज्ञा दी जाती है, वो लोगों का भरोसा जीत पाने में कामयाब होते हैं कि वो जनसामान्य की तरह ही हैं। जनसेवा के लिए उनका चुनाव जनता ने किया है। ऐसी कई नज़ीर पेश की जा सकती हैं और एक बेहतर नज़ीर पेश की है देवास सांसद ने, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अगर ऐसा सभी जनप्रतिनिधि करें तो शायद लोगों के मन में जो भावना है कि जनप्रतिनिधि वीआईपी होते हैं, ये भाव उनके मन से निकल जाएगा और वो आसानी से अपने जनप्रतिनिधि के साथ संवाद स्थापित कर पाएंगे। क्या कहेंगे? जी विकास जी, बताना चाहूँगा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। ये फुटपाथ पर जो सैलून की दुकान लगाने वाले युवक से उन्होंने कटिंग बनवाई है, उससे सादगी भरा मैसेज दिया है उन्होंने, और इस उनकी अनोखी पहल से देवास शहर के सैलून जो संचालक है वो भी बहुत खुश हुए हैं। जी विकास, और इसके साथ ही क्षेत्र की जनता की ने भी अपनी राय व्यक्त की होगी, क्योंकि हम
जनप्रतिनिधियों को वीआईपी की नज़र से देखते हैं, क्योंकि घेराबंदी होती है, प्रशासन के लोग उनके आसपास मौजूद होते हैं और ऐसे में जनसामान्य का उन तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जबकि जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके साथ लोग जुड़ सकें और शायद उनके द्वारा जो किया गया है उसके बाद लोग अब आसानी से उनसे जुड़ पाएंगे। यह संदेश लोगों के देवास शहर में जिस प्रकार से उन्होंने कटिंग बनवाई है फुटपाथ पर, उससे शहर में बहुत अच्छा संदेश दिया है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो सांसद सोलंकी जी कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़कर गरीब तबके के लोगों की मदद करी थी। उसी प्रकार उन्होंने जो फुटपाथ पर जिस तरह देखा, एक व्यक्ति जो आमजन जिससे गरीब तबके के लोग ही उसके पास जाते थे, उसके साथ मतलब जिस प्रकार से उन्होंने कटिंग बनवाई है, उससे बहुत अच्छा शहर में संदेश दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगर जनप्रतिनिधि इसी तरह के काम करते रहें और लोगों से जुड़ने की कोशिश करें और सरल और सहज तरीके से अपनी प्रवृत्ति को उजागर करें, तो शायद जनता के मन में वो ज़्यादा विश्वास बना पाएंगे। तरीके कई होते हैं, उदाहरण कई होते हैं और नज़ीर बनती है इन पूरे मामलों से, और ऐसी ही एक नज़ीर देवास शहर से सामने आई है। और फिलहाल हम रुक करेंगे अगली खबर का, जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता अभियान के तहत लाखों रुपए खर्च कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधि स्वच्छता अभियान को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला देवास के हाट पिपलिया से सामने आया है, जहां ग्रामीणों को शौच के लिए आज भी नदी नालों की तरफ जाना पड़ रहा है। हाट पिपलिया में करीब 1400 शौचालयों का निर्माण किया जाना था, लेकिन नगर परिषद की उदासीनता के कारण शौचालय अभी तक नहीं बनाए गए। 2017 से अब तक महज 103 ही शौचालय बन पाए हैं। हितग्राहियों का कहना है कि 3 साल पहले पैसे जमा करके रसीद भी बनवा ली है, लेकिन शौचालय के लिए पैसा उनके खातों में नहीं पहुंचा है। बाथरूम की समस्या है और ये नदी नाले में जाना पड़ता है और रातें बिराते जाए तो वो क्या जानवर काट जाए तो शौचालय नहीं सर हमारे घर पे बिल्कुल ही, तो नदी पे जाना पड़ता है। रात बिरात में डर लगता है जानवर आ जाए, तो इसके लिए हमारे कोई सुविधा नहीं है। नगर परिषद आज तक सुनवाई नहीं हुई सर, नगर परिषद का में न काय में भी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी करीम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करीम, केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, दोनों ही लगातार इस मिशन में जुटी हुई हैं कि स्वच्छ भारत अभियान को हमें चरितार्थ करना है, जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसी के तहत तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन उन योजनाओं को हाशिए पर रख दिया गया है। जिस तरह से हमें बताते हुए नजर आए हैं स्थानीय रहवासी, वो तो बहुत ही अलग तस्वीर पेश करती है क्षेत्र की। क्यों ऐसी लापरवाहियां हो रही हैं और क्यों अभी तक लाभ नहीं मिला लोगों को योजनाओं का? करीम जी, विकास जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि स्वच्छता अभियान पर जो शासन योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है नगर हाट पिपलिया परिषद द्वारा। नगर परिषद के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर ना तो शौचालय उपलब्ध कराया जा रहा है, ना ही कोई स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। करीम, इसके साथ ही जैसे अधिकारियों की आपने बात कही है, वरिष्ठ अधिकारी भी होते हैं, उन तक भी मामला संज्ञान में अवश्य पहुंचा होगा, लोगों ने शिकायत की होगी। इसके अलावा अगर वो भी नहीं सुन रहे हैं तो जनप्रतिनिधि होते हैं, क्षेत्रीय विधायक होते हैं और उसके ऊपर सांसद होते हैं, तो क्या वो भी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक आदमी को और हमें पूरे भारतवर्ष को स्वच्छ बनाना है। तो क्या किसी जनप्रतिनिधि ने कभी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया? करीम जी, जनप्रतिनिधि जहाँ पर निरीक्षण के लिए कभी आते हैं या यहाँ पर कई वार्डों में जनप्रतिनिधि घूमते हैं, तो उन्हें आम जनता कहती है कि हमें शौचालय नहीं प्राप्त हुई है अभी तक, और हमें मतलब बाहर जाना पड़ता है शौच के लिए। तो लेकिन वो जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आश्वासन देके चले जाते हैं और उनके द्वारा भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती। चलिए करीम, आप कोशिश कीजिएगा कि इस पूरे मामले से वाकिफ कराया जाए जनप्रतिनिधियों को भी, वरिष्ठ अधिकारियों को भी, ताकि लोगों को उनका हक तो मिल सके। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान ये तो देश की बात है और देश के लिए करना ही चाहिए। फिलहाल हम रुक करेंगे अगली खबर का। पन्ना नगरपालिका के 2 वार्डों से सीमा विवाद के कारण लोग विकास से कोसों दूर हैं। यहाँ तक कि लोगों को अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ रही है।
हम बात कर रहे हैं पन्ना नगर पालिका के आगरा मोहल्ले की, जहां 12 साल पहले तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह बुंदेला ने वार्ड 9 और 10 को जोड़ने के लिए 2 छोटे छोटे पुलों का निर्माण कराया था। लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी इन पुलों के पास 35 मीटर सड़क का निर्माण आज तक नहीं हुआ है, जिसके चलते लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं किस तरह पुल पर चढ़ रहे हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनप्रतिनिधि सिर्फ दावे ही करते हैं, लेकिन इन दावों की पोल तब खुल जाती है जब ऐसी तस्वीरें निकल कर के सामने आती हैं। वार्ड 9 और 10 को जोड़ने वाले इन पुलों के पास सड़क का निर्माण 12 से महज इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि दोनों वार्ड पार्षदों का कहना है कि ये उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों पार्षदों का कार्यक्षेत्र नहीं है तो फिर किसका कार्यक्षेत्र है? आखिर लोग गुहार लगाने कहाँ जाएं? आखिर लोगों की ये समस्याएं कैसे दूर होंगी? कई बार नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका सीएमओ को आवेदन देकर सूचित भी किया गया, लेकिन आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ है और ना ही यहाँ साफ सफाई होती है। ऊपर से असामाजिक तत्व इसे शराब का अड्डा बनाए हुए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, अगर ये बंटवारे की सियासत होती रहेगी तो लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? पहली बात तो ये। दूसरी चीज है तो नगर पालिका का ही परिक्षेत्र, तो अगर पार्षद संज्ञान में नहीं ले रहे हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष संज्ञान में ले लें, सीएमओ संज्ञान में ले लें, अधिकारी भी वहां पर होंगे, जनप्रतिनिधि भी वहां पर होंगे। अगर लोगों को परेशानी है तो क्यों नहीं इसका निदान किया जा रहा है? विराज जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूर्व स्वर्गीय जो ब्रजेंद्र सिंह बुंदेला जी थे, उनके समय 12 साल पहले इसका निर्माण हुआ था जी। 2 पुल थे ये, पर उसके बाद से इतने कार्यकाल आए और उन्हें चेंज हुए, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और ये आपसी इनकी जो मतभेद चल रहा है पार्षदों का, उसको लेकर खींचातानी, तो उसमें ये वो कहते आप करिए, वो कहते आप करिए, इस चक्कर में ये रहवासी वहाँ पे परेशान हो रहे हैं और ना इसमें नगरपालिका अध्यक्ष और ना ही इसमें सीएमओ साहब इस पर ध्यान दे रहे हैं। अब 12 साल पहले एक जो जिनका आपने नाम लिया है, जिनका जिक्र किया है कि वो नगरपालिका अध्यक्ष थे, तो उन्होंने तो अच्छे के लिए किया कि लोगों को सहूलियत उससे हो सके, तो उन्हीं से सीख ले लेते ये सभी लोग कि लोगों की सहूलियत के लिए अगर वो 2 पुल बना सकते हैं तो क्या 35 मीटर सड़क नहीं बनाई जा सकती? और पार्षद घर का बंटवारा थोड़े ही ना है, लोगों ने आपको चुना है, लोगों ने इसलिए आपको चुना है ताकि आप उनको सुविधाएं दे सकें, लेकिन आप उनकी सुविधाओं की बजाय अपने अपने मत पर अड़े हुए हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। जी बिल्कुल, आपसे मैं सहमत हूँ। और इसमें अध्यक्ष जी और उनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है हालांकि, और इन्होंने भी बिल्कुल भी इसमें ध्यान नहीं दिया। कई बार ये यहाँ के रहवासी एप्लीकेशन लेके गए, उनने भी कभी ध्यान नहीं दिया। और अब तो सीएमओ उसमें कई आए और चेंज हुए, उसमें उन लोगों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया। सबसे ज्यादा परेशानी तो बच्चों लोग, महिलाओं को जो रविवार का हाट लगता है वहां से निकलते हैं। तो ये 9 नंबर आगरा मोहल्ला वार्ड और 10 नंबर धामोला वार्ड के 2 के बीच को जोड़ती है ये, और वहां से सबको निकलना पड़ता है। सब अपनी जान जोखिम में डाल के निकलते सर वहाँ। सचिन, एक बात और जो सामने आ रही है, जिस तरह से अगर हम पूरे के पूरे मामले की बात कर लें, पूरा का पूरा अगर हम मसला देख लें, तो समस्या यथावत है, समस्या पर विचार करना चाहिए और समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसी कि आपने बात बताई है कि महिलाएं परेशान हो रही हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। तो क्या लोगों ने इसे लेकर के कभी विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया? किसी विधायक ने पूरे मामले को लेकर संज्ञान में नहीं लिया? सांसद भी हैं क्षेत्रीय, तो उन्होंने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? और इसके अलावा आपने कहा कि अगर कार्यकाल नगरपालिका अध्यक्ष का खत्म हो रहा है तो क्या सीएमओ पूरे मामले को संज्ञान में नहीं ले सकते थे? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इन लोगों ने प्रयास किया, इन्होंने आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं। हाँ, आंदोलन जरूर नहीं इन्होंने किया है, पर ज्ञापन जरूर दिए हैं। ज्ञापन में इन लोग को आश्वासन दिया जाता था कि बस होने वाला हो जाएगा, और पार्षद आपस में मतभेद चक्कर चलते ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं। क्या सीएम हेल्पलाइन पर भी किसी ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है? मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की कोशिश की सचिन? नहीं सर, सीएम हेल्पलाइन पे शायद अभी इन लोगों ने बात नहीं डाली है जी। आप कोशिश कीजिए कि सही माध्यम तक ये शिकायत पहुंचे और लोगों का यहाँ पर जो समस्या है उसका निदान हो सके, क्योंकि हमारा काम ही है कि हम केवल समस्याएं उठाते नहीं हैं, उनको हल तक ले जाते हैं। मुद्दे का निदान करना हमारा पहला दायित्व है। अनादि टीवी हमेशा कोशिश करता है कि जो भी खबर उन तक आती है, हम तक आती है लगातार, हम उस समस्या के निदान की बात करते हैं और चाहते हैं कि लोगों को उससे राहत हो सके। फिलहाल हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और अगली खबर 3 तलाक से संबंधित है, जहाँ 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून तो बन गया है, लेकिन लोगों की नज़र में कानून का खौफ नज़र नहीं आ रहा।
कानून बनने के बाद भी देश में 3 तलाक के कई मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत अलग अलग शहर ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब नया मामला खुरई से सामने आया है, जहां एक दहेज के लोभी पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया है। जानकारी के मुताबिक सुभाष वार्ड निवासी रिजवाना अली का निकाह हदाईपुर बेगमगंज निवासी शकील अली के साथ 2018 में मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, लेकिन शादी के बाद उनका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता का कहना है कि ससुराल वाले आए दिन मोटरसाइकिल और 50,000 रुपये नकद देने के लिए दबाव डालने लगे। दहेज न देने पर पति ने ईद के बहाने मायके भेज दिया और फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। अब महिला ने थाने में जाकर न्याय की गुहार लगाई है। शादी बेगमगंज में हुई थी 7/4 सन 2018 में, और मेरे ससुराल वाले को दिनवासी परेशान करने लगे थे दहेज के लिए। 24 तारीख को 10वें महीने में मैंने अपना निकाह कर लिया, दूसरी शादी कर ली, और क्या कहते 3 तलाक फ़ोन पर दे कर कहने लगे हमने दूसरी शादी कर ली है। 3 साल पहले मैंने अपनी सिस्टर की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से बेगमगंज में की थी। तब से ही मेरी सिस्टर बहन के लिए दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। मुझे मालूम चला कि इन्होंने शादी कर ली है, और इसके बाद जब फ़ोन पे जब हम लोगों ने बात की तो छोटी बहन से बात करने के बाद उसने 3 तलाक का बोल के और सब ख़त्म कर दिया। हमारी मांग यही है कि हम लोगों को न्याय मिले, और इस 3 तलाक के बारे में जो चल रहा है, कानून बना हुआ है, उसके अनुसार सज़ा हो। प्रथम दृष्टया हमने उसके संबंधित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिया है फिलहाल 498 के तहत, और उसमें जो भी तथ्य आएंगे तो उस आधार पे हम उसमें धारा इजाफा करेंगे। मामला विवेचना में है। मेरी शादी बेगम तलाक का बूथ का हमारा बनाए जाते हैं समाज के लिए, लेकिन एक बात और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कानून का पालन करवाना जितनी कानून और प्रशासन की जिम्मेदारी है, जितनी सरकार की जिम्मेदारी है, उससे कहीं ज़्यादा जवाबदेही इस समाज की भी होती है। आपको अपने घर परिवार और अपने समाज में वो संदेश देना होगा, वो तथ्य स्थापित करने होंगे कि कानून का सम्मान किया जाए। क्यों ज़रूरत पड़ी इस तरह के कानून को बनाने की, ये आप बखूबी जानते हैं, और अगर ये कानून बनाया गया है तो निश्चित तौर पर ये सामाजिक बुराई के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और ऐसे में पूरा का पूरा अगर हम मसला देखें और लगातार जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की जो भी घटनाएं सामने आती हैं उसको लेकर के अगर सामाजिक स्तर पर हम विरोध करना शुरू कर दें तो शायद बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी घटनाएं पुलिस थाने जाने से पहले ही निपटाई जा सकेंगी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।